हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने पेपर 1 यूनिट 1 में हड़प्पा सभ्यता से लेकर महाजनपद काल तक के टॉपिक फ्रेम कर लिए थे। आज के इसमें वीडियो में हम आगे के टॉपिक फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो महाजनपद तक हमने बात की थी। महाजनपद काल में ही एक घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम अलग टॉपिक के रूप में लिखने जा रहे हैं, और वो है धार्मिक क्रांति। ये धार्मिक क्रांतियां शुरू तो महाजनपद काल में हुई, लेकिन इनके प्रभाव जो है बड़े चिरकालीन हुए हैं। बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे कालखंडों तक इनके प्रभाव हमको परिलक्षित हुए हैं, क्योंकि इस समय दो धर्म हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। आए तो धर्म दुनिया में बहुत सारे हैं इस समय, कन्फ्यूशियस, पाइथागोरस वगैरह सब इसी टाइम का है, लेकिन हमको इतने करने नहीं है। हमको मेन जो चीज पे ध्यान देना है वो धार्मिक क्रांति में एक था जैन और दूसरा था बौद्ध। भाई जैन धर्म के प्रणेता जो थे महावीर स्वामी, और यहां पर गौतम बुद्ध। अब आपको टॉपिक क्या ध्यान देना है, टॉपिक क्या ध्यान देना है? यहां पहली चीज इनका परिचय, कौन थे, कहां जन्म हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, राज्य क्या था, बचपन का नाम क्या था, और किन घटनाओं के बाद इनका मन बदला और फिर इनने ज्ञान की प्राप्ति ली, ठीक है। वो सेम गौतम बुद्ध के बारे में भी जब इनका परिचय हो जाए तो फिर इनकी शिक्षाएं, इनने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या शिक्षा दी, किन चीजों के बदलाव की बात की, ठीक है। और उसके बाद इनका दर्शन, फिलॉसफी। गौतम बुद्ध की फिलॉसफी क्या थी, महावीर की फिलॉसफी क्या थी, इससे तीन टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अगर इनका जीवन परिचय आता है प्री में, मेन में, तो वो भी कवर कर लोगे। अगर इनकी एजुकेशन पूछी जाती है तो वो भी कवर कर लोगे, और इनका अगर फिलॉसफी पूछा जाता है तो वो भी कवर कर लोगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जैन धर्म की शिक्षाएं, तो जो महावीर स्वामी ने दी वही जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, उसमें एक दो जुड़ेगी एक्स्ट्रा बस। गौतम बुद्ध की तो सेम वही आ गई, या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तो वही शिक्षाएं जो गौतम बुद्ध ने दी थी, जनरल है। लेकिन इसके बाद यहां से दो बातें और आ सकती है, एक दोनों धर्म में समानता, और दूसरा असमानता। कई बार ये क्वेश्चन देखने को आए हैं कि भाई बौद्ध धर्म जो था उसमें और जैन धर्म में क्या समानताएं देखने को है, और दोनों में क्या असमानताएं भी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, कारण। भाई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पीरियड में आते आते 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पीरियड में, मतलब महाजनपद की शुरुआत के कुछ समय बाद ही हम लोग देखते हैं कि भारत में नए धर्मों का उदय हो रहा है। तो वो ऐसा ना लिखे, बोल सकता है कि भारत में नए धर्मों के उदय के कारणों का वर्णन करे, क्या कारण थे, ठीक है। एक और हो सकता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अंतर है। बौद्ध धर्म ज्यादा चला नहीं उस समय तो अच्छा चला था, बाद के कालों में ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, जबकि जैन धर्म ठीक ठाक विकसित हुआ है। तो ये तुलना में आ जाएगा, समानता असमानता और उनके कारण, वो कंपैरिजन के साथ आ जाएगा। तो ये यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे आपके मेन के अंदर चांस है, ठीक है ना। आप इस बात को समझिएगा। तो अगर ये चीज को फ्रेम करके आपने पढ़ने की कोशिश की है ना, तो बौद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग गलत करके आओगे ही नहीं, 100%। जैसे अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध के, तो अष्टांगिक मार्ग आप लोगों को याद होने चाहिए, मतलब कंठस्थ पता होने चाहिए। आटो का मतलब आटो के नाम, ठीक है। त्रिरत्न की शिक्षा, ये 3 मार्कर में आते हैं, ये आए हैं क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। त्रिरत्न तो 2019 में ही आया है ना। दोनों के अलग अलग है, इनका मीनिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है दोनों का। तो ये चीजें क्या है, ये सब आप पढ़ोगे तो उस हिसाब से फ्रेम करके अगर पढ़ोगे ना तो सब कुछ याद रहेगा। ये शिक्षाओं में, फिर जन दर्शन में क्षणभंगवाद, नैरात्मवाद, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ने को आएगी इनके अंदर, आप पढ़ोगे तो वो सब चीजों के कभी मान लो अंतर आ जाते हैं, समानताएं आ जाती है, उनमें क्या फर्क है, यही सब चीजें, मतलब अंतर समानता, मतलब फर्क है तो अंतर है, और एक जैसी चीजें हैं तो समानता है वो, इसलिए। और दोनों धर्मों की समानता और दोनों धर्मों की असमानता। इतने में आपका इस टॉपिक से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आपका है इसके बाद वो आता है मौर्य। मौर्य में देखिएगा, मौर्य काल के बारे में बोला जाता है कि मौर्य काल जो है ना,
वो भारत में पहला अखिल भारतीय राजवंश है। अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, नॉर्थ में कश्मीर के वहां से लेकर साउथ में कर्नाटक तक बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो ये पहली बार अखिल भारतीय स्तर का राजवंश है। तो इस राजवंश ने आके कई चीज़ें हमारे सामने क्वेश्चन मार्क के तौर पे स्टार्ट की या खड़ी की। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य बन कैसे गया, तो इतना बड़ा साम्राज्य बना के चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से पहला जो पॉइंट काम का है वो इनका प्रशासन है। वो चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख करें या मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करें, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर कैसे टिके रहा। भाई ऑल इंडिया लेवल पर अगर स्टेट बन गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई तो पॉलिटिकल स्टेटस होता होगा ना। आज इंडिया एक देश है, इतने सारे राज्यों को मिलाकर या साथ लेकर बना हुआ है, तो कोई तो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है ना, तब तो चल रहा है। नहीं तो अराजकता, राज्य अलग हो जाते हैं, अभी तक लड़ मर जाते हैं ना, लेकिन नहीं है। तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, तो वो प्रशासन है। तो मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, केंद्र का प्रशासन कैसा था, राज्यों का प्रशासन कैसा था, सैन्य प्रशासन कैसा था, आर्थिक प्रशासन कैसा था, राजस्व प्रशासन कैसा था, न्याय प्रशासन कैसा था, पुलिस व्यवस्था कैसी थी, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो आप इसका प्रशासन जब इस हिसाब से देखोगे तो आपका सारा काम कवर हो जाएगा। मतलब केंद्रीय प्रशासन, ठीक है भाई, प्रांतीय, न्यायपालिका, राजस्व, आर्थिक में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, तीनों आ गए। तो वो सबकी दो दो विशेषताएं भी अगर आप लोगों ने देख ली ना, दो दो, तो कितनी बनती है? 10। मेरे हिसाब से तो ये 200 वर्ड का फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाता है। और अगर 200 में नहीं आता है और केवल काय में आता है 50 में, तो इनके बारे में केवल एक लाइन लिख दो, केवल समझा भर दो इनको ये क्या है, तब भी काम हो जाएगा आपका। वो तो हमें डिसाइड करना है कि लिखना क्या है। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है ना, हमें डिसाइड करना है। तो मौर्य काल में पहली चीज इसके प्रशासन से आ सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो आर्थिक व्यवस्था वगैरह सब होगी। लेकिन मौर्य काल में एक बड़ा जो है वो धर्म परिवर्तन का एक बड़ा फेज आता है। जब अशोक जो है वो क्या कर देता है, अपना राजकीय धर्म जो है वो शैव से क्या बना देता है, बौद्ध बना देता है। तो उसके बाद जो चेंज आते हैं ना वो, तो इसमें आ जाता है अशोक के कार्य। अब अशोक के कार्य सांस्कृतिक भी, सामाजिक भी और धार्मिक भी। तो वो स्तूपों का निर्माण करवाया। ऐसा बताते हैं अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 स्तूप बनवाए थे पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, गुहालेख, वो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, है ना, वो सब आ जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या अपनाया, ये क्या मार्ग अपनाया, ये अशोक की धम्म नीति, क्योंकि धम्म नीति ही धर्म नीति अशोक की, बौद्ध धर्म की नीति। तो उसमें महामात्रों की नियुक्ति करना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, शिलालेखों की स्थापना करवाना, स्तंभ लेखों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, अपने बेटे और बेटी को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, कई और दार्शनिकों को इन्होंने चीन वगैरह में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ये अशोक के कार्य। और एक क्वेश्चन जिसको कोई टच नहीं करता है, मतलब कोई पढ़ के नहीं जाता है, लेकिन अगर पेपर सेट करने वाला थोड़ा भी ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहे, जैसे पिछले साल के हिस्ट्री के पेपर में दिख रहे थे, अगर ऐसा ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अशोक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ अशोक। अब अशोक का मूल्यांकन कैसे? एक राष्ट्र विजेता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में, एक नैतिक मूल्य जो वाला व्यक्ति होता है उसके रूप में, उसके बाद एक धर्म प्रचारक के रूप में। 5 स्तंभों के आधार पर आप अशोक का मूल्यांकन करो। 4-4 लाइन भी लिखोगे ना, आपका 200 वर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेम करना पड़ेगा आपको चीजों को, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है, मौर्यकाल के पतन के कारण, भाई इतना बढ़िया एम्पायर था क्यों खत्म हो गया, ठीक है। 50 वर्ड में भी आ सकता है, 200 वर्ड में भी आ सकता है। इफ इन 200 वर्ड, अगर ये 200 वर्ड में होता है देन यू एलोबरेट दी पॉइंट्स, आप टॉपिक्स के एक एक पॉइंट को एलोबरेट कीजिएगा। और अगर 50 वर्ड में आता है तो केवल पॉइंट बता दीजिएगा, तब भी काम हो जाएगा। तो वो फ्रेम आपको समझ में आना चाहिए। ये टॉपिक की फ्रेमिंग है मेंस के अकॉर्डिंग। पढ़ते समय इन चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो है वो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एंशिएंट वाला राजपूताना तक अपनों को पढ़ना है।
तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक से एक एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्रेमिंग बताऊंगा, मतलब लिखना कैसे है। जैसे 2 तो आज मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, 2 मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। अब मैं आगामी लेक्चर में भी और बताऊंगा ताकि आप सीखते चलो कि कैसे लिखना है। तो पहली प्राथमिकता आंसर लिखने से पहले फ्रेमिंग करते आना चाहिए, दूसरी प्राथमिकता आंसर लिखते आना चाहिए, तीसरी प्राथमिकता आंसर को अच्छे लिखते आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपन जो है वो डे बाय डे जैसे आप जुड़ते रहोगे ना, वैसे वैसे चीज़ें आपकी कवर होती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आप इस हिसाब से अपने टॉपिक कवर करते चलिए, मेरे साथ साथ कवर करेंगे, मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा आप लोगों के। तो साथ साथ कवर करते चलिए, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत व्यवस्थित और फ्रेमिंग में आ जाएगी। अब आपको मैंने एक पहले वीडियो में एक चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में कि आप नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। तो ये फ्रेमिंग मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको दोहरा फायदा हो। एक तो आंसर लिखते समय ये फ्रेमिंग बाद में ना करना पड़े, दूसरा नोट्स बनाते समय सोचना ना पड़े कि क्या रखना है क्या छोड़ना है। ये जो मैंने फ्रेम बताया है ये चीजें नोट्स के अंदर आनी चाहिए। अगर ये आ गई देन आपका आंसर बन जाएगा, आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अगले लेक्चर में हम आगे वाले टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।